आई थिंक अपन ने नंबर 30 तक कंप्लीट किया था. यस, दिस वाज नंबर 30 है ना. अच्छा, क्या बोलता है 31 में? थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, बाकी तो सब सिमिलर टाइप्स ही है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर दे दिया मतलब आपको पता है अच्छा क्या इक्वेशन यूज़ करना है और क्या फॉर्मूला यूज़ करना है. A2 बन रहा है. हाफ लाइफ पूछा है. हाफ लाइफ बोला है मतलब कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए. ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया आपको? इनिशियल 0.5 है ना. तो क्या पूछ रहा है वो? इफ K इज द रेट कांस्टेंट एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A इज 0.5 मोलर देन हाफ लाइफ इज. देखो अब इसमें ये अपने को क्या पूछ रहा है 31 में बॉस? अपने को बोल रहा है वो कि 0.5 मोलर तो था ही और साथ में एक मिनट उसने हाफ लाइफ पूछी. ओके, तो हाफ लाइफ और डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है? टी हाफ इज 0.693 बाई के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर दिया है ना. अब के अगर मिल गया तो टी हाफ भी मिल गया. और के का फॉर्मूला क्या था? 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी. अब वो ध्यान से देखो जरा, वो बोल रहा है इनिशियल तो तुम्हारा 0.5 है और जो फाइनल है वो कितना है? वो हाफ है उसका 0.5 का. कैसे पता? क्योंकि हाफ लाइफ है ना, हाफ चाहिए ना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. हाफ लाइफ में क्या होता है? हाफ ही होता है. बोलोगे ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉरी 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.25 है ना. और ये टी की जगह पे मैं टी हाफ लिख दूं इसको. टी की जगह पे क्या लिख दूं? टी हाफ. क्यों? क्योंकि बॉस अगर टाइम टी में सॉरी अगर के हिसाब से टाइम टी है इतना हो रहा है तो टी को मैं क्या लिखूंगा? अगर कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है तो वो टी करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? टी हाफ. ये फॉर्मूला की भी अलग से जरूरत ही नहीं है. इनफैक्ट एक में अपना काम पूरा सॉर्टेड हो जाएगा एकदम. ये थोड़ा ऐसा है ना. ओके, टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? 2.303 अपॉन के की वैल्यू नहीं दी है और लॉग ऑफ ऊपर 0.5 था नीचे 0.25 मतलब लॉग ऑफ 2 है. ऐसा कोई ऑप्शन? 2.303 लॉग ऑफ 2. यस, अगर मैं 2.303 नहीं लिख रहा हूं तो लॉग का क्या हो जाएगा? 2.303 तो मल्टीप्लाई किया जाता है ना नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करने के लिए. ln2 बाय के. ln2 बाय के. यस, दैट इज योर आंसर. दैट इज ऑप्शन डी. क्यों? देखो ना, अगर ln2 ओरिजिनली था तो 2.303 तो मल्टीप्लाई करने से वो लॉग बना था. नेचुरल लॉग को LOG यानी लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.30. तो बस मैंने क्या किया, ये हटा के ln लिख दिया और ये निकाल दिया यहाँ से. आंसर आ गया. दैट इज ln2 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय के. सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक ऑल अदर क्वेश्चंस बिफोर दिस. स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यूज, आंसर लेके आए. अगला सवाल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज नंबर 32. ठीक है, क्या बोलता है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A is becoming the reaction rate at reactant concentration of 0.01 molar is found to be this much. half life सेम. अरे यार सेम टू सेम यार क्वेश्चन, रिपीट टाइप है. इसमें क्या करना है? आपको रेट दिया हुआ है. रेट कितना होता है बताओ? रेट इज K इंटू ए. ए तुमको मालूम है, रेट मालूम है, तो K निकाल लोगे और K निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ. बताओ व्हाट इज द इक्वेशन? रेट इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. बरोबर? हाँ बोलोगे हाँ सर. तो K विल बी रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. क्या ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया है? पढ़ो. हाँ दोनों दिया हुआ है. क्या दिया है देखो, दिस इज द रेट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन. सिंपल है. रेट कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁵. कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 यानी कि 10⁻⁻2 है ना. ये आपको K की वैल्यू मिल गई और आपको टी हाफ पूछा है. दैट इज 0.693 बाय कितना है? 0.693 बाय के की वैल्यू ये रही. अच्छा, इसको ऊपर लेके जाऊं, -2 को ऊपर लेके जाऊं, क्या बन जाएगा? +2. तो ओवरऑल कितना हुआ? -3. मतलब 0.693 इंटू 0.693 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ ये आपका क्या आ गया? अच्छा, और ये यूनिट्स यहाँ सेकंड्स में दिया था तो टाइम भी क्या आएगा? सेकंड्स में. बस आंसर ले आओ. क्या आएगा आंसर? बोलो.
693 का डिवाइड बाय 2 करोगे ना तो 346.5 आता है। तो 346.5 को अगर मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो मेरा आ जाता है 347 सेकेंड्स। है ऐसा ऑप्शन 346.5? यस, 347 seconds, that is your correct, absolutely right answer। सिंपल मेथड, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है ना। चलो अगला सवाल, और सेम टाइप ही आपको रिपीट मिल रहा है, कुछ भी अभी नया वेराइटी नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर इतना रेट, इतना कॉन्सेंट्रेशन, सेम हाफ लेंथ, सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज चेंज करके सेम दिया है। अभी ज़्यादा बॉदर भी नहीं करूँगा। क्या करना है, टी हाफ चाहिए 0.693 बाई के की जगह पे डायरेक्टली क्या लिखूं, समझ गए ना। के की जगह पे क्या लिखूं, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन। ये लिखा, पिछले क्वेश्चन में भी सेम था ना, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वाज के, तो बस इधर पे रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख देता था, खत्म। तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, समझ गए ना। गला थोड़ा खराब है, आई होप आवाज क्लियर आ रही है। यस, यहाँ पे कितना आ रहा है, रेट इज 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये 0.5 अपॉन बोले तो यहाँ पे 0.5, ये ऐसा हो गया। कितना होगा ये 0.5 3 और ये नीचे से 2 0 ऊपर गया, 10⁻² ऊपर गया, तो ये 69.3 अपॉन 3 है ना। तो 69 का डिवाइड बाय 3 कितना हुआ, 23.1 है ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन। यस, 23.1 सिंपल ऑप्शन। कितना इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ नोट कर लेना कि यहाँ पर मिनट है और हमको एग्जाम टाइम भी इसमें दिया हुआ बेटा पर मिनट में। इज दैट क्लियर? यस बच्चों, एब्सोल्युटली क्लियर। चलो आगे बढ़े, 34 देखते हैं क्या बोलता है। तो बोल रहा है भाई रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये बहुत अच्छा फंडामेंटल आइडिया, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्या फंडा है। व्हेन रेट इज बेसिकली इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट और रेट कांस्टेंट दोनों क्या हो गए, एक हो गए। इसका मतलब कि रेट और रेट कांस्टेंट मतलब कि भाई आप बोलोगे आर यानी कि रेट इज इक्वल टू के, है ना। ये कब किस सिचुएशन में ये सेम हो सकता है, तो एक ही सिचुएशन हो सकती है भाई, सिर्फ एकमात्र सिचुएशन क्या हो सकती है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू समथिंग रेज टू 0, है ना, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0। तो 0 ऑर्डर में रेट और रेट कांस्टेंट एक बराबर हो जाते हैं, है ना, बिकॉज 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर एनी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 0, नो मैटर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इट इज, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, मैथमेटिकली स्पीकिंग रेट बिकम्स इक्वल टू के। इज दैट क्लियर? यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के तो मतलब एकदम खत्म, मतलब जोरदारी है है ना। देखो फिर से क्या, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये मैंने बोला भी था कि सेकंड ऑर्डर पे बॉदर मत करना, 0 और फर्स्ट कर लेना। उसमें भी 99% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के आप देख सकते हो, 99% क्वेश्चन। 0 ऑर्डर इक्का दुक्का आ गए, सेकंड ऑर्डर तो शायद अभी तक में एक मुश्किल से आया, वो भी सिर्फ एक उसका यूनिट पूछा था, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके चल, रिएक्शन ए बी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। 0.8 मोल से 0.6 मोल बी, 0.8 मोल ए से 0.6 मोल बी बनाना है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन ऑफ 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.675 मोल ऑफ बी। मतलब कि अगेन 2 केस दिया है। पहले केस में ये मतलब इतने ए से इतना बी बन रहा था, सेकेंड केस से इतने ए से इतना बी बन रहा था। पहले वाले केस में 1 आवर टाइम था, सेकेंड वाले केस में कितना टाइम मिल रहा है या कितना टाइम लग रहा है वो पूछ रहा है आपसे। सवाल समझ में आया क्या? अच्छा, A इज बिकमिंग B, क्या बन रहा है, A इज बिकमिंग B। तो थोड़ा सा इसमें ना एक चीज का थोड़ा सा दिमाग, बहुत बेसिक कॉमन सेंस वाला फंडा लगाना। A इज बिकमिंग B, कोई स्टोइशियोमेट्री लिखी है क्या यहाँ पे, मतलब 2, 3, 4 ऐसा कुछ लिखा है या 1:1 रेशियो है? ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, बोलो हाँ या ना। करेक्ट, गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ? दोनों 1-1 मोल है, बरोबर लिखा है मैंने, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या बोलता है, देखो
वो बोल रहा है 0.8 मोल ए से तुमने 0.6 मोल बी बनाया, मतलब एक कितना बचा तुम्हारे पास, है ना। 0.8 से तुमने क्या किया, ये ओरिजिनली तुम्हारे पास 0.8 था, ये 0 था ओरिजिनली। फिर जब तुमने फाइनल इस रिएक्शन को खत्म किया तो 0.6 इसका बनाया, तो इसका कितना बचा, 0.2 बचा। समझे क्या, कैसे, क्योंकि इसके 0.8 में से तुमने इसको 0.6 कन्वर्ट कर लिया, तो ये ए कितना बचा तुम्हारे पास, 0.2। तो रिएक्टेंट का तुमको इनिशियल और फाइनल मिल गया, क्या बोलो, है ना। समझ में आया, नहीं समझ रहा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ और अच्छे से समझेगा। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। तो केस नंबर 1 के लिए आपको इनिशियल फाइनल मिल गया क्या बेटा, बताओ। यस बच्चा लोग, है ना। तो केस 1 के लिए मैं क्या बोलूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी कितना दिया बारो केस 1 के लिए, बताओ जल्दी, 1 आवर। और आंसर भी आवर्स में ही चाहिए तो टेंशन नहीं है, इसको क्या लिखूं, 1 आवर लॉग ऑफ, बताओ कितना आएगा, 0.8 बाय 0.2। समझ गए क्या, 0.8 से तुमने शुरू किया था, 0.2 पे तुम पहुंचे थे, किसके, रिएक्टेंट के। क्लियर, यस। अब आप समझ गए होगे कि अच्छा सेकंड केस में क्या करना है। यहीं पे मैं आपको ऐसे लाइन करके सेकंड केस लिख के देता हूँ ताकि कंपैरिजन के लिए अच्छा रहे। सेकंड केस में क्या है, सेम फंडा, ए इज बिकमिंग बी, रिएक्शन तो सेम है, स्टोइशियोमेट्री भी सेम है। अब इस बार इनिशियल और फाइनल में क्या था, इस बार ए क्या था, देखो इस बार बोल रहा है भाई ए तुम्हारे पास 0.9 मोल था, तब ये 0 था, जब ये बचा, जब ये बन गया 0.675, कितना, क्या बचेगा, हाँ सॉरी 0.225 बचेगा, है ना। तो अगेन आपको क्या मिला यहाँ पर, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ 0.675 इनिशियल अपॉन 0.225 फाइनल। क्लियर। अब दोनों k को क्या कर लो, इक्वेट। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था पिछले सेशन में। यहां पे क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.2 बाय 0.8 कितना होगा, 4 टाइम्स log 4 इज इक्वल टू 2.303 बाय t log ऑफ, अब ये जाता है क्या, 0.675 डिवाइड बाय 0.225 जाता है, 3 जा चेक करो, 2 3 जा 6, 25 3 जा 75, बरोबर है। तो log 3, log 4, log 3, बाकी सब फंडे यहाँ पर क्या होंगे, कैंसल, ये तो इजी है। सो t इज इक्वल टू log 3 अपॉन log 4, ऐसा आएगा, log 3 अपॉन log 4, या उल्टा t इधर log 3 अपॉन log 4, है ना। बट log 3 माइनस log 4 कैसे बन सकता है, तो नेगेटिव नंबर आएगा। मैंने कुछ, ओ सॉरी मैंने एक गलती, अरे क्या इडियट गलती की मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल रिएक्टेंट का लेना था ना, मैंने इसका ले लिया, बी का नहीं भाई, रिएक्टेंट का लेना है ना, 0.9 लेना था, 0.9 लेना था ना, वही मैं बोला, मैं क्या ऐसे थोड़ी आंसर नेगेटिव में थोड़ी आ सकता है। हाँ तो 0.9 जो है उसको अगर आप 0.225 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो, सॉरी डिवाइड करोगे तो 4 आता है, तो ये भी log 4 हुआ। तो log 4 इज इक्वल टू 1 बाई टी log 4, तो सेम ही हुआ ना, टाइम कितना हुआ, 1 आवर। दोनों साइड पे log 4 है ना, तो टाइम कितना बचा, 1 आवर, 1 घंटे का 1 घंटा ही रहा। सही है, आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। चेक कर लो, समझ में आया क्या, देख लो एक बार अच्छे से। विच मीन्स कि जितना टाइम तुमको 0.8 से 0.6 बनाने के लिए लगा था, उतना ही टाइम तुमको 0.9 से 0.675 बनाने को लगा। मैंने एक गलती की थी स्टूपिड जैसी, मैंने बी को लिया था, अपने को ये दोनों वैल्यू ली थी, हाँ ये दोनों मैंने यहाँ ली, देखो, और सेम वे ये दोनों वैल्यू यहाँ ली थी, ठीक है ना। सिली मिस्टेक है, आप मत करना।
मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने तो जानबूझ के किया था देखने के लिए कि आपका ध्यान है, नहीं ऐसा नहीं है, वैसे सच में मिस्टेक हुई थी, झूठ नहीं। ठीक है, चलो अगला। ये तो बहुत, अरे क्या इजी क्वेश्चन है यार, क्या इजी क्वेश्चन है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत बार यह सवाल आ गया। ऑप्शन ए सीधी बात है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। क्यों? टी हाफ जो है वो 0.693 अपॉन, उसको सिर्फ के से लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं। उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, खास करके ए नॉट तो कहीं है ही नहीं, ए नॉट तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ओके। अगला सवाल क्या बोलता है, इस नंबर 37। Plot of concentration of reactant versus time for the reaction is a straight line with a negative slope. The reaction follows which order reaction? Okay, थोड़ा ध्यान से देखना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से नीट लेवल पे ट्रिकी होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स से बेसिक आइडिया तो मैथमेटिक्स का ही है, तो थोड़ा आपको शायद लग सकता है कि यार ये ऐसा है, कुछ नहीं, एक एक लाइन बाय लाइन जाएंगे, ध्यान से देखना। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों ध्यान देना, आप लोगों को शायद ग्राफ के क्वेश्चन थोड़े ओवरवेलमिंग लगते हो, कुछ नहीं है। ग्राफ में अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस जान लिया, क्या जान लिया कि भाई एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, तो आपका आधे से ज्यादा काम वहां पे हो गया, टेंशन नहीं लेना, फिर अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। मुझे बताओ किसको किसके अगेंस्ट प्लॉट किया है, किसको, व्हाट वर्सेस व्हाट? प्लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो एक्स एक्सिस पे मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पे मैं रिएक्टेंट का ये कॉन्सेंट्रेशन बता रहा हूं। तो ये मेरा टाइम आ गया और ये मेरा आ गया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यही बोला है ना क्वेश्चन में, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब वो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन है पर नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, लाइन नीचे जा रही है, ये ऐसे लाइन नीचे जा रही है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे सवाल कि बॉस ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है, 0, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना। अब नेगेटिव स्लोप वाला लाइन इनमें से कौन सा है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें अगेन बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए कि अगर मैं ऐसे देख रहा हूं कि नेगेटिव स्लोप है तो मेरे को नेगेटिव स्लोप यानी कि इसका कैलकुलेशन करने के लिए पता होना चाहिए कि ये जो स्लोप होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का, जो स्लोप है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट का, जैसे चेंज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। आप बोलोगे कि सर ये बात तो हर रिएक्शन के लिए वैलिड है ना, कि शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये तो 0 ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसके लिए वैलिड, तो सबके लिए ये बात। बोलोगे हाँ सही बात है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होती जाएगी, है ना। बट हियर दैट इज नॉट द कैच, द कैच इज दिस, द नेगेटिव स्लोप। कैच इज द नेगेटिव स्लोप वेयर यू नो कि देयर इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्राफ in your syllabus that is basically giving you this negative slope with the y intercept, with the what, along with the y intercept। y intercept का मतलब क्या होता है, या सर हम नहीं पता है कि नहीं पता है y intercept का मतलब, क्लियर मालूम है? y intercept का मतलब होता है कि वो लाइन, जो भी आप लाइन जिसको स्टडी करो, ये आप लाइन इसको आप स्टडी करो, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और वाई इंटरसेप्ट क्या बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। सपोज ये लाइन ऐसी होती तो तुम्हारा वाई इंटरसेप्ट इतना होता, समझ में आया। सपोज ये लाइन इतनी होती तो वाई इंटरसेप्ट इतना होता। ये लाइन कैसी है, इतनी है, तो यहाँ पे इतना ये पार्ट जो है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ये वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा फिक्स हो गया, वहीं से लाइन शुरू होगी और फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी। इससे क्या पता चला कि एक तो ये वाई इंटरसेप्ट है और दूसरा यहाँ पे क्या है, स्लोप माइनस के है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? अब इस स्लोप को अगर मैं लॉग वैल्यू के हिसाब से लिखना चाहूँ, किसके वैल्यूज के हिसाब से लिखना चाहूँ, लॉग वैल्यू के हिसाब से, तो k की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, k अपॉन 2.303, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लॉग वैल्यू में मेरे को पता है मेरा कन्वर्जन किस में आता है, 2.303 में आता है कन्वर्जन फैक्टर। अब इस सेम चीज को आप सिर्फ फॉर्मूला जो
इक्वेशन था उसके फॉर्म में लिख के बताओ। चलो देखें। अब बोलोगे सर टाइम के हिसाब से प्लॉट करना है ना, टाइम के हिसाब से प्लॉट करना है, करके देखते हैं। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट बाय 80, ये मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं to look like the equation of a line. Now what is the equation of a line? Fundamental idea. When you say equation of a line, मैथमेटिक्स में लाइन के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नहीं मालूम है तो सीखो, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सिंपल चीज है। आप बोलते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बोलते हो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या, जरा अच्छे से समझते हैं। where y is basically your value on the y-axis. y is whatever value on the y-axis. m क्या है आपका स्लोप, x is whatever value on the x-axis and c is the y-intercept. तो मैं यहाँ पे ये ऐसे बोलूँ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा c है, ठीक है। ये वैल्यू जो भी है ये तुम्हारी y-axis की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ तक जो आ रही है वो तुम्हारी x-axis की वैल्यू है, x-axis की वैल्यू, और ये तुम्हारी m की वैल्यू यानी कि -k.303। बोलोगे सही है। अब बस आखिरी चीज क्या करनी है, वो a नॉट बाई 80 जो लॉग था ना उसको पूरा रीअरेंज करना है, तो आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a नॉट माइनस लॉग 80। समझे क्या? लॉग ऑफ m बाई n इज लॉग m माइनस लॉग n। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर तुमको अगर मैं बोलूँ लॉग ऑफ 100 बाई 50 करना है तो तुम बोलोगे ठीक है सर, लॉग 100 माइनस लॉग 50, यही करोगे ना, कुछ नया तो नहीं करोगे। बोलो ठीक है। अब क्या बोलता है t की वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट्स माई स्लोप, देखो m, दिस रिप्रेजेंट्स माई x एंड दिस रिप्रेजेंट्स माई y। अब फंडा है, समझना जरा ध्यान से, मेरे को mx प्लस सी चाहिए, यहां पे मेरे को बीच में क्या मिला है माइनस, तो मैं पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो आप बोलोगे ठीक है माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, क्या मिला, वो लॉग 80 माइनस जो ये था ना लॉग ए नॉट माइनस 80 को मैंने उल्टा कर दिया, या ऐसा भी कर सकते थे, ये तुम इसको माइनस साइन कर ना तो इसको तुमने 80 माइनस ए नॉट कर दिया, 80 माइनस ए नॉट। समझ गए है ना। और अगर तुमको शौक है इसको रीअरेंज करने का, इस इक्वेशन को क्या करना है अपने को रीअरेंज करना है, तो मैं ऐसा कर सकता था कि लॉग ऑफ ए नॉट, ध्यान से सुनना, मैं क्या कर सकता था, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको पूरे -1 से मल्टीप्लाई किया और मैं लॉग ऑफ ए नॉट को एक बाजू रखा, क्या किस बाजू रखा, इस बाजू, लॉग ऑफ ए नॉट, इसका क्या वैल्यू आएगा लॉग ऑफ ए नॉट। ध्यान से सुनना, मैंने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया था, अब लॉग ए नॉट को वो बाजू लेके गया और टी को ये बाजू लेके आया, सही है ना। लॉग ऑफ ए नॉट को, ये माइनस साइन था, इसको यहां लेके गया और टी को ये बाजू लेके आया, समझ गए क्या, इस तरह से। तो पूरा रीअरेंज करने पे मेरे को ये इक्वेशन मिलेगा क्या, जहां पर स्लोप मेरा माइनस के बाय 2.303 है, y एक्सिस पे मेरा टाइम प्लॉटेड है, y एक्सिस पे मेरा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्लॉटेड है, x एक्सिस पे मेरा टाइम प्लॉटेड है, और c मेरे को a नॉट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, c a नॉट। और ये किस इसका रिएक्शन है, किस इसका इक्वेशन है, मैंने कौन से इक्वेशन से शुरू किया, चेक करो जरा, ये कौन से ऑर्डर का इक्वेशन था बच्चों, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ a नॉट बाई 80, कौन से इसका इक्वेशन था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसका था बताओ, ये ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन था, किसका था, फर्स्ट ऑर्डर, काफी सिंपल डायरेक्ट, ठीक है ना, सिर्फ रीअरेंज करके आपको आंसर आ जाएगा। दिस वाज नंबर 37, नाउ इट इज 30।
लेट्स सी, क्या बोलता है, सब्सटेंस ए डिकम्पोजेस बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन with reaction starting initially with A is 2 molar, after 200 minute becomes this much. क्या है यार, कितनी बार ये सेम पैटर्न रिपीट किया इन्होंने, बताओ क्या किया, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम, इससे क्या मिलेगा, K मिल जाएगा, और T हाफ में क्या होगा 0.693 बाई K. अब कितनी बार रिपीट हो गया ये, अब क्या है, मतलब कुछ इसमें तकल्लुफ उठाने की कोई जरूरत है क्या आपको, बताओ. और आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है क्या इनको, हाँ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है उनको, लिटरली इस चैप्टर में से ये एक ही वैरायटी का क्वेश्चन हर साल हर बार आया हुआ है, आप खुद अपने आंखों से यहाँ पे देख लो, कोई टेंशन नहीं. क्या बोलता है देखो ना, 0.693 बाई K है ना बेटा, क्या है मेरा K, बोलोगे सर ये 0.693 अपॉन K का वैल्यू, मैं बॉदर भी नहीं कर रहा, मैं बाकी सब इतना कि पूरा इक्वेशन लिखूँ ये लिखूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. K की वैल्यू क्या थी 2.303 डिवाइड बाई T, T ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, 200 मिनट मल्टीप्लाई हो गया इनटू लॉग ऑफ A0 बाई AT. क्या है A0 बाई AT, A0 वाज 2, इनिशियल वाज 2 मोलर एंड फाइनल वाज 0.15 मोलर. समझ गए क्या, इजी है. 0.693 को मैं 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 200 अपॉन 2.303, क्या किया मैंने, देखो 0.693 को मैंने स्मार्टली क्या किया, ये दोनों में सेपरेट कर लिया, किया क्या, समझ में आ गया, क्यों किया, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे 2.303 कैंसिल हो जाएगा, और इनटू, अब यहाँ पर ये ट्रिकी बात है, 2/0.5 ये कर लेना, 2/0.15 ये बनता है क्या डायरेक्ट, ये डायरेक्ट डिविजन बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता, कितना आएगा 13.33 आता है ना, 13.3. ठीक है, अगर मैं इसको मोटा मोटी ले लूँ 14, चलो मैं अप्रोक्सीमेशन से इसको ले लेता हूँ लॉग ऑफ 14. ठीक है, मान लो, या log 2 माइनस log 0.15 ऐसा ले लूँ, log 2 माइनस इस तरह से. अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन है, ध्यान देना. ओके, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, ये तुम्हारा 2.303 कैंसिल, बोलोगे ठीक है. अब जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 0.3, सीधा 0.3, ज़्यादा कुछ नहीं, हाई फंडो नहीं, सीधा क्या 0.3 इंटू 200, समझ गए, अपॉन. अब log 2 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 0.3 माइनस log ऑफ 0.15 की वैल्यू क्या होगी, 1 बार पॉइंट समथिंग होगा, अरे बोलो आया ना, log ऑफ 0.15 की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास एब्सोल्युटली लॉग टेबल यहाँ पर मान लो ऑफ कोर्स नहीं होगा ना नीट के पेपर में, तो आपको अगर एब्सोल्यूट कैलकुलेशन चाहिए तो मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूँ, बहुत आसान है. मुझे बताओ तुम 15 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 3 into 5 लिख सकते हो. log 3 तुमको मालूम है, log 5 मालूम है, log 3 मालूम है, log 5 मालूम है कि नहीं, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ, तो आपको log 3 मालूम है और log 5 मालूम है, तो log 3 कितना है 4771, log 5 कितना है 6990, दोनों का ऐड कर लो. log 5 वही है ना 6990, हाँ बराबर, ऐड कर लो, कितना आ रहा है, मैं कैलसी से कर लेता हूँ फटाफट ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, बट खुद से ऐसा करना, खुद से करके देखो. तो ये 1 बार 0.1761 आता है, कितना आता है 1 बार 0.1761. बस कैलकुलेशन खत्म कर लो, आ गया आंसर. ऊपर क्या है 2 3 6 60, 200 इंटू 0.3 बराबर ना, अपॉन ये देखो 0.3000 माइनस 1 बार 0.1761, ये एक्यूरेट आंसर आ रहा है, देख लो. ठीक है, 9 मतलब 10 - 1 9,
फिर 9 माइनस 6 3, फिर 9 माइनस 7 2, फिर इसमें से ऑलरेडी बोरो किया हुआ था, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस माइनस 1 यानी कि ये, तो 60 अपॉन 1.1239, समझा? देखना यहाँ पे ध्यान से, ये क्या कैलकुलेशन है, 0 माइनस 1 बार मतलब क्या है, माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1, समझा, ये प्लस 1 है, क्लियर? तो बस आंसर आ गया 60 डिवाइड बाय 1.1239, 53.38 सेकेंड है ऐसा ऑप्शन, 53 पॉइंट, देखो एग्जैक्ट आंसर आया अपना 53.4 सेकेंड्स, परफेक्ट। समझ में आया क्या? चेक करो फिर से कैलकुलेशन एक बार, जस्ट एक बार श्योरली कंफर्म कर लो। यस, मिनट्स सॉरी मिनट्स में है, क्योंकि अपन ने ये मिनट्स में ही लिया था ना, 200 मिनट्स। यस, तो ये भी अपने को 200 अपन ने मिनट्स में लिया था, अपना एग्जैक्ट आ रहा है आंसर, मतलब लगभग एग्जैक्ट ही आया है 53.4 मिनट्स, और ऑप्शन है 53.4। log 3 log 5 बस एक ये ट्रिक थी इसमें कैलकुलेशन की, सिर्फ log 3 log 5, अगर इतना दिमाग दौड़ा लिया तो बस, है ना? ओके, ये बनता है 1.176 अगर करके देखना है, ठीक है, 176। अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि अगर आप ये सोच रहे हो, देख लो, तो बोलोगे 1.176 मैंने आपने 1 बार क्यों लिया है, तो भैया ये 0.015 था, ये मैंने 15 के हिसाब से कैलकुलेट किया, भूलना मत, ये मैंने 15 के हिसाब से कैलकुलेट किया था, ये 0.15 है, तो इसलिए मैंने 1 बार लिया, ठीक है ना? गलत नहीं किया है, सब कुछ एकदम परफेक्ट किया है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है, 39, ये नीट 2021 का क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन यही है। क्या बोलता है, एक A to B का रिएक्शन था, ठीक है, इसकी एंथैल्पी थी -4.2 किलो जूल पर मोल, इसकी एंथैल्पी कितनी थी, -4.2 किलो जूल पर मोल। इसकी एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन यानी EA की वैल्यू क्या थी, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन यानी EA की वैल्यू कितनी थी, 9.6 किलो जूल पर मोल, करेक्ट? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम और पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल for this particular reaction is which one out of all the ones that are given? अब थोड़ा दिमाग लगा के जरा सोच के मेरे को बताना, बहुत मतलब ऐसे it's like so obvious, the answer is so obvious that it is ridiculous, and you'll realize कि नीट 2021 के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे, सिर्फ थोड़ा बेसिक दिमाग लगा के यहाँ देख लेना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, 10 सेकेंड पढ़ना, शांति से देखना। एंथैल्पी इज -4.2, कितना? एंथैल्पी इज माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। आगे मुझे बाकी कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, आगे ऑनेस्टली मुझे बाकी कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इन चारों ऑप्शंस को देखो, यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर है, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम लाइन में, यहाँ पर वापस प्रोडक्ट ऊपर है, ये भी बकवास, ये भी बकवास, ये भी बकवास। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक चाहिए तो भैया रिएक्टेंट ऊपर होने चाहिए, प्रोडक्ट नीचे ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल शुड बी नेगेटिव। एक ही ऐसा ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी, बात खत्म, बाकी सब तुमको मामू बनाने के लिए दिए, समझे क्या? क्या इसमें सॉल्यूशन में एक लाइन लिख दिया बहुत है क्या? सिंस गिवन एक्सोथर्मिक, सही है, सिंस रिएक्शन इज गिवन एज एक्सोथर्मिक, एक ही ग्राफ जो है वो सही बैठता, बाकी कोई ग्राफ बैठ ही नहीं रहा इसमें, समझा क्या? ओनली ग्राफ बी कैन बी करेक्ट, बाकी सब तुमको टाइम पास दिया है। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसा ग्राफ है जिसमें भाई एक्सोथर्मिक का मतलब ही वही है ना कि शुरू में कम एनर्जी थी, सॉरी शुरू में जो भी एनर्जी थी फाइनल वाली उससे कम है, लॉस किया एनर्जी का, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फाइनल पॉइंट तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट से नीचे है। हाँ, ये गलती मत करना, ये ए बी सी डी नहीं है, ये ए बी सी डी है, नॉर्मली ऐसे होता है, ध्यान से देख के मार्क करना एग्जाम, ठीक है? ये वाला क्या बोलता है? नेक्स्ट सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला, Arrhenius equation. Slope of Arrhenius plot is natural log of K versus 1 by T of first order reaction is this much. Value of EA of the given reaction is this. Given that R की वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला है। Arrhenius equation का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? ये तो हमने
थियरी में भी वैसा देखा हुआ है, थियरी में भी देखा हुआ है। माइनस ई ए बाय आर क्या है? स्लोप। आरइनस प्लॉट का ई ए बाय आर है सीधा सीधा। तो एक मिनट कहाँ गया ये जंप हो जाता है पेज है। माइनस ई ए बाय आर तुम्हारा क्या है? स्लोप। और स्लोप की वैल्यू आई थिंक दी हुई है ना, कितनी दी हुई है? माइनस केल्विन। तो माइनस माइनस को पहले कैंसिल कर लो और ई ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? ई ए की वैल्यू पूछिए ना, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बस इतना ही तो बोला उसने। फिर से देखो क्वेश्चन को, आरइनस प्लॉट है ये। अच्छा, स्लोप क्या है क्यों है वो छोड़ दो। स्लोप का फॉर्मूला सिंपल है, कितना? माइनस ई ए बाय आर। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू कितनी है? सिंपल, ई ए बाय आर, आर से मल्टीप्लाई करो। 5 8 40, 3 5 15, 41.5 समथिंग। 14, हाँ 14 का 70, 14 25 70, 570 सॉरी किलो जूल पर मोल। दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना? दैट इज योर 40 आंसर इज ऑप्शन ए। यस, इस तरह से। ठीक है, अगेन नीट अक्टूबर 2020, नीट 2020, ये सब काफी रिसेंट वाले सब क्वेश्चन है। ठीक है, कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी में क्या बात की थी हमने? कोलिजन थियरी में भाई दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ए है एक बी है, दोनों आके क्या होंगे? टकरा जाएंगे, कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड, अच्छा इसमें कोलाइड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखने जैसा है। कोलाइड में बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोलिजन हुआ, वो बोलता है भाई केमिकल रिएक्शन क्यों होगा? तो वो फंडामेंटल आइडिया ये है कि जब समझो ए और बी हैं, दोनों के मॉलिक्यूल यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में आके टकराए, किसमें? जिस डायरेक्शन में आके टकराए और जिस स्पीड से आके टकराए, वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना इफेक्टिवली होगा कि नहीं होगा, है ना? ये फंडा है, समझे? ये ऐसा हो गया जैसे आप अगर पूल खेलते हो या वो स्नूकर खेले होगे कभी ना कभी, या वो कैरम भी। तो अगर वो, ये अपने साथ होता था, मतलब मैं छोटा था, मेरे साथ, मैं तो अभी, मेरे साथ तो अभी भी होता है, पोपट हो जाता है। वो स्ट्राइकर को ना ऐसे फुल सेट वेट किया और ऐसे मारने गए और उंगली फिसल गई, वो लगा ही नहीं, वो ऐसे जाके आधे रास्ते जाके मर गया, जाके वो कॉइन से टकराया ही नहीं। इसका मतलब उसको स्पीड कम पड़ी। या कभी कभी होता है जोर से मारा लेकिन गलत एंगल पे लग गया, तो एंगल भी सही होना चाहिए और स्पीड भी सही होनी चाहिए, तब वो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इफेक्टिव तो बात ही नहीं होगी, है ना? तो एंगल भी मैटर करता है, डायरेक्शन भी मैटर करता है और स्पीड भी मैटर करती है। ये बेसिकली कोलिजन थियरी का फंडा है। समझ में आया क्या फंडा? क्लियर? अच्छा, अब वो सवाल को देखते हैं। अब सवाल कि भाई कोलिजन थियरी में z ऑफ ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है z ऑफ ए बी? तो आप बोलोगे सर ये क्या टर्म है भैया, ये z ऑफ ए बी कहाँ से आया है ना? तो जब आर्हीनियस इक्वेशन पहली बार लिखा गया, जब आर्हीनियस इक्वेशन को हमने लिखा ना, तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। किसमें लिखा था? हाँ, तो अब आर्हीनियस इक्वेशन इसमें कहाँ घुसता है? तो थोड़ी कहानी को समझो। मैंने कोलिजन थियरी का बेसिक आइडिया दिया, वो कहानी थी कोलिजन थियरी की, भाई डायरेक्शन होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। आर्हीनियस बाबा आके बोले कि भाई स्पीड किससे डिसाइड होगी? मॉलिक्यूल कितनी तेजी से भाग, सॉरी ये तो ग्लास भी गिर जाएगा, मैं खुद में हाथ इतना ही हो रहा है। तो मॉलिक्यूल कितनी तेजी से भाग रहा है या कितनी तेजी से आके टकरा रहा है, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये तितर बितर ज्यादा भागेगा और ज्यादा जोर से आके टकराएगा और बेटर रिएक्शन होगा। समझा? यही तो आर्हीनियस थियरी का फंडा था। बोला अच्छा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा भागेंगे, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। ये बात है, तो रेट बढ़ेगी टेम्परेचर से। तो यहाँ पर सिर्फ कोलिजन थियरी की बात नहीं है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ कोलिजन थियरी की बात नहीं, यहाँ पे कोलिजन थियरी में बेसिकली वो आर्हीनियस की एप्लीकेशन पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है पहले समझो, किसकी पूछ रहा है? वो आर्हीनियस इक्वेशन की एप्लीकेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन बिग दिमाग में गया क्या? बहुत बढ़िया सवाल है यार ये, इसको स्टार मार्क करना। थोड़ा घुमाया उसने एनसीईआरटी में से, इसका एक एनसीईआरटी के एंड के एक पैराग्राफ में ना कुछ लाइंस दी हुई हैं इसके बारे में, उसमें से उठाया इसने। ठीक है, थोड़ा ट्रिक है, ध्यान से सुनना समझना जरा, क्योंकि सभी इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए और डी तो सिमिलर ही लग रहा है, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला है ना। ऑप्शन ए में ग्रेटर देन एनर्जी ए दिया और इक्वल टू ई ए दिया। जरा कॉन्सेप्ट समझना। मैंने क्या बोला कि भैया आपकी स्पीड और डायरेक्शन काम करती है, आपने बोला ठीक है, और ये स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ये भी बात सही है। तो जितना आप टेम्परेचर लगाओगे
तो जब इफेक्टिव कोलिजन की बात आती है ना, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या बोला मैंने, जो मिनिमम कम से कम एनर्जी चाहिए वो कितनी है, ई। जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो कितनी है, हर मॉलिक्यूल को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि ई। तो वही मॉलिक्यूल्स काम के हैं या रिएक्शन करके दिखाएंगे जो कम से कम ई या उससे ऊपर पहुंच पाए। समझ में आया? जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर है या उससे ज्यादा है वही काम के हैं। तो यहां पर ये सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट तो है, बट वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है उस पूरे इक्वेशन में, आर्हीनियस इक्वेशन में ZAB जो ये जो टर्म है वो इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है अच्छे से। तो अपने पास आर्हीनियस इक्वेशन पहले अपन लिख लेते हैं, K = A E raised to -EA by RT। ये अपना ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन क्या है बच्चों, ये रिपीट करेंगे, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब समझते हो ना, e रेज टू समथिंग वाला फॉर्म, e रेज टू x वाला फॉर्म है ना, e रेज टू समथिंग वाले फॉर्म को अपन बोलते हैं इंडेक्स वाला, इंडाइसिस, पावर रेज टू, सिंपल भाषा में बोलेगा तो, है ना। तो आर्हीनियस इक्वेशन का ये क्या बन गया अपने पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें ये जो a है, ये क्या, a, इसको आप क्या बोलते हो, ये a जो है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, a को आर्हीनियस फ्रीक्वेंसी फैक्टर। एंड दिस a स्टैंड्स फॉर p into z of AB। क्या, किस, a स्टैंड्स फॉर व्हाट, a स्टैंड्स फॉर p into z of AB। ठीक है, a का नाम है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, उसका जो एक्चुअल टर्म है इट स्टैंड्स फॉर व्हाट, p into z of AB। अब जरा p और z of AB इनको भी सीखते हैं, क्या बोलते हैं। तो जो p है ना उसको बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। मैं हर एक का नाम लिख के दे रहा हूं तो क्लियर होता जाएगा, हर एक का नाम लिख के दे रहा हूं। a को मैंने क्या बोला, बोलो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। a को क्या बोला, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको लोग आर्हीनियस फैक्टर भी बोलते हैं, इसलिए उसका नाम a रखा गया, बाय द वे। ठीक है, अच्छा, आप अगर स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें एक सवाल है, एंड में न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। वो वैसे आपके थियरी में से, सिलेबस में से कैंसिल, डिलीट कर दिया था उन्होंने, बट यहाँ पर पूछा जा सकता है। p जो है, p, ये इसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और ZAB है ना, ये है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। AB है मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A एंड B। CD होता तो CM, बिटवीन C एंड D, व्हाटएवर, XY होता तो बिटवीन X एंड Y। अब सवाल को समझो, अब आंसर आ जाएगा इजीली। ZAB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो पूछता कि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो पूछता किसको, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप सी ये मार्क करते, है ना। और अगर आप वो पूछता कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है या A किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर को मार्क करते। तीनों टर्म्स का मतलब समझ में आया क्या, ये का मतलब तो मालूम है, वो नहीं लिख रहा हूं, समझ में आता है सबको, यस बताओ, समझ में आ रहा है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। अगर नहीं समझा तो इसको मैं ग्राफिकली समझाता हूं अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि ये है कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है ये, ठीक है ना, तो समझेगा, कोई टेंशन मत लो। देखो ध्यान से, मैं ग्राफिकली समझाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर मेरे रिएक्टेंट्स है, ये मेरे रिएक्टेंट्स के एनर्जी का लेवल है, क्या ये मेरे रिएक्टेंट्स के एनर्जी का लेवल है, और ये रिएक्टेंट्स मिनिमम यहां तक जाने चाहिए, रिएक्टेंट्स मिनिमम ये लेवल तक पहुंचने चाहिए थे, तब ही जाके वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो, बरोबर। मतलब तुम वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई फायदा नहीं है। तो इतनी एनर्जी जो तुम्हारी स्टार्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, वो क्या है, वो तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आई क्या, यस, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर। अब हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी उसके पास है वो किस पे डिपेंड करती थी, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती थी। मैंने क्या बोला, जितना गर्म करोगे उतना उछलेंगे ना, तेजी से जाएंगे। अच्छा, आप लॉजिकली सिंपल एक सोच के मेरे को बात बताना, अगर ये स्लोप छोटा होता, अगर ये स्लोप, ये ऐसा स्लोप छोटा होता, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थोड़ी
कम होती तो रिएक्शन और फास्ट होता। तुम्हारे रिएक्टर उछल उछल के, तुम इमेजिन करो रिएक्टर उछल उछल के प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, जितना छोटा ये स्लोप उतना तेजी से जाएंगे, बरोबर बोल रहा हूं? हाँ, ये हुई ना बात। तो मैं ऐसे बोलूं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी कम मांगती है जल्दी जाने के लिए, रिएक्शन जल्दी होने के लिए, विच मीन्स इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस रिएक्शन विल बी फास्टर, बरोबर? तो ये माइनस साइन से समझा, एक्टिवेशन एनर्जी लेस माइनस साइन, रिएक्शन उतना फास्ट, ठीक है? टेम्परेचर जितना ज्यादा रिएक्शन उतना फास्ट। ये आर क्या है, ये तो सिर्फ वो है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, छोड़ दे। समझ में आया? तो ये क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हुआ। ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना जल्दी जल्दी होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना जल्दी जल्दी होगा। ये भी क्लियर, ठीक है, ओके। अब ए की बात करते हैं। बॉस, आपने एक मोल ए का लिया, एक मोल बी का लिया, दो रिएक्टर लिए, एक मोल ए एक मोल बी, क्या पूरे वो एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10⁻23 क्या सब टकराने वाले? नहीं, थोड़े काम के थोड़े वेस्ट है। तो ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ये उन इफेक्टिव कोलिशंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? इफेक्टिव, जो काम के हैं। सपोज मैं बोलूं एक मोल में से ना 0.1 मोल ही काम करता, बाकी 0.9 मोल वेस्ट हुआ, वो आपस में टकरा नहीं पाए ढंग से, तो फालतू फेंक दो। स्क्विड गेम देखी ना, वो नेटफ्लिक्स पे फेमस हुई थी स्क्विड गेम, वो तो आज मर गए ना, वो वेस्ट, जो बच गए वो ए, जो प्लेयर लोग बच गए ना वो ए, समझे? बेस्ट एग्जांपल। तो ये जो बच गए वो, अच्छा जो बच गए उसमें भी एक दो फैक्टर आते हैं। जो बचा ना उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक स्टेरिक फैक्टर होता है जो बेसिकली आपकी स्टोइशियोमेट्री या नंबर से डिसाइड होता है, और एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार वो टकरा रहे हैं। जितनी बार टकराएंगे उतना अच्छा, उतना इफेक्टिवली रिएक्शन होगा, समझा? तो ये टर्म्स तुम्हारे आरएनएस इक्वेशन के थे। ए को बोलते थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, पी को बोलते थे स्टेरिक नंबर, जेड ए बी को बोलते थे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब उसने सवाल क्या पूछा, समझा क्या? इस कोलिजन थियरी में जब आरएनएस इक्वेशन लिखा गया तो जेड ए बी का मतलब क्या था? तो ये इक्वेशन आपको बेसिक इक्वेशन याद करना है, सिर्फ ये इतना, और इसमें आपको तीन टर्म्स के मीनिंग समझ में आ जाएंगे। इसका मीनिंग नहीं लिखा लेकिन अभी समझा दिया, समझ में आ गया? ये मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर तो मालूम ही है, टेम्परेचर टी मालूम है। एब्सोल्युटली क्लियर? यस। आंसर क्या है? जेड ए बी इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बढ़िया सवाल था, क्योंकि आरएनएस इक्वेशन जनरली उतना ध्यान से अपन नहीं पढ़ते क्योंकि स्टेट सिलेबस में उतना है नहीं अपने लिए, बट हाँ अच्छा सवाल बनाया, ठीक है ना? ओके, अगला क्या था? 42। चलो देखें। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी E is 0, मतलब वो पहाड़ है ही नहीं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत, फटक से चले जाओ, मतलब गेट खुला है, जाओ, समझे? ऐसा है। अच्छा, रेट कांस्टेंट एट 200 केल्विन इज दिस मच, टेम्परेचर दिया तुमको 200 केल्विन, रेट कांस्टेंट कितना है? K 1.6 into 10⁶ पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा, पर सेकेंड है, इससे एक हिंट, यूनिट से क्या ढूंढ लिया, फटाक से दिमाग में आ गया। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं, बट नॉलेज तो होनी चाहिए ना। टाइम इनवर्स बताया था पिछले सेशन में, है ना? अच्छा, एट 400 केल्विन हाउ मच विल इट बी? क्वेश्चन समझ में आया? पूरा भाई 200 केल्विन पे इतना था, तो 400 केल्विन पे कितना होगा? समझ में आया क्या? सवाल तो बड़ा इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सवाल बड़ा इजी है और सवाल बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। और इसका स्टेट टेक्स्ट बुक में भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट फॉर्मूला, हर जगह अपन ने लिखा हुआ है। क्या है? log of K2 by K1 is A upon R into 1 upon T1 minus 1 upon T2 इन मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। तो उसको अपन कैसे लिखते थे? 1 upon T1 minus 1 upon T2 को। मैं फॉर्मूला लिख के समझाता हूँ, देखो फॉर्मूला लिखता हूँ, समझ में आएगा क्या बोलते। देखो, log of K2 by K1, क्या बोला? log of, है ना, log K2 by log K1, ऐसा आपको लिखना है, log K2 by log K1, या फिर आपको लिखना है, चलो log of K2 by K1 सीधा। इज इक्वल टू EA अपॉन R, क्या? E अपॉन R। अब मैंने log लिया है, log ln नहीं लिखा है, तो 2.303 लिखना पड़ेगा इनटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये ऐसा है ना, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल वो अपने फ्रैक्शन के फॉर्म में हटा के ऐसे लिखूं तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ऐसा लिखूं क्या?
एलसीएम निकाल के, बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं स्ट्राइक हो रहा है तो सीखो, क्योंकि मैथ्स है ना, आई नो मैथ्स में थोड़ा सा आई नो हाथ तंग गया है ना। समझो ऐसा है 1/6 माइनस 1/8 क्या करते हैं अपन, 8 - 6 अपॉन 8 इंटू 6, यही करते हैं ना। तो बस T1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, सिंपल। ये एलसीएम, इसको एलसीएम से अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं फ्रैक्शन को, रेसिप्रोकल, और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया, इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, कहाँ से आया, अरे भाई ये इसी से तो आया यार। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को तुम लॉग फॉर्म में करो ना, लिखो क्या आएगा, E अपॉन आर के इज इक्वल टू E अपॉन आर इंटू 1/t, यही आएगा ना। करो, E की जगह पे तुम क्या लिखोगे, E अपॉन आर लिखोगे, करेक्ट, E अपॉन आर लिखोगे, और 1/t वही हुआ, k इज इक्वल टू, और दोनों साइड पे लॉग ले लो, खत्म हो गई बात यार, है कि नहीं। और फिर दो था, एक k1 था एक k2 था, मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर यही आया ना, समझ गया ना। ये तो कुछ नया नहीं लिखा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कहां से डिराइव किया 2 सेकंड में समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गया तो इजी है, कुछ नहीं। अच्छा अब क्या करना है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यार, कुछ नहीं करना है। अब उसने ये तो मेरे को 0 दे दिया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, पूरा का पूरा 0 हो गया सब कुछ। क्यों, क्योंकि उसने मेरे को ये ही तो 0 दे दिया, समझ रहे हो। और log of something is 0, ऐसा हो सकता है log of something is 0। what is log of something which is 0? log of what is 0? log of something is 0, तो anti-log of that is 10 raised to 0 which means 1, anything raised to 0 is 1। तो जो वैल्यू ओरिजिनल तुम्हारी इसकी थी, क्या बोलते के, वही फाइनल वैल्यू भी है, बोलो हाँ या ना। यही तो बात है, ये तुमको वो ट्रिक कर रहा है ना, घुमा रहा है ना। वो सोच रहा है हम बायो वाले बच्चों को मैथ्स में फंसा लेंगे, समझा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। देखो हम क्या सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं लगे कि डायरेक्ट ही लिख दिया। देखो k1 हो गया, ये क्या हुआ तुम्हारा 0 अपॉन ये पूरा जो भी तुमको लिखना है पूरा लिखो ना, 2.303 इंटू आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, पूरा जो भी तुमको लिखना है पूरा लिखो ना। 0 इंटू वॉट एवर इज एवरीथिंग इज 0। तो log of k2 by k1 is 0, तो k2 by k1 is anti-log of 0। anti-log of 0 is what? 10 raised to 0। अगर मेरे को anti-log of 1 लेना होता तो आप बोलते सर 10 raised to 1, या 0.00 समथिंग लेना होता तो आप अच्छा समथिंग इंटू 10 raised to 0 ऐसा ही बोलते ना, सीधी बात है। 10 raised to 0, तो k2 अपॉन k1 एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो k2 और k1 की वैल्यू सेम। आंसर क्या आया बोलो, 1.6 इंटू 10 रेज टू 6, तो ये आंसर आया बॉम्बे, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज टू 6। ये क्या किया उसने, ये लिख के आपको ट्रिक किया है, समझे, इजी है, अच्छा सवाल है, नो डाउट। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है, और सही है, आपने एकदम से बढ़िया अपने से हो गया। यस सही। अगले सवाल पे चले। देखो नीट 2017 का सवाल है, क्या बोलता है, which one of the following statements is not correct? not correct. Catalyst does not initiate reaction. Catalyst initiate करता है क्या, नहीं, कैटलिस्ट तो स्पीड बढ़ाता है, ठीक है, तो ये तो सही है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट, ये तो सही बात है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जब आप लिखते हो, है ना, जब कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम लिख रहे हो, तो क्या K की वैल्यू, K EQ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स नहीं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल हो जाता है टेक्निकली। K EQ की वैल्यू जो है, क्या वो कैटलिस्ट के आने से बदल जाती है, होता है क्या ऐसा, चेक करके देखें, करके देखते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है गिविंग A वेयर A प्लस B आर गिविंग A प्लस B गिव्स C प्लस D। क्या देता है, A प्लस B गिव्स
C+D। मान लो ये मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। हमने बचपन से एक बात बहुत बेसिकली सीखी है, बहुत बेसिक सीखी हुई है, मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के थियरी में भी करवाई है कि भाई रिएक्शन का जो कोई भी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है वो क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये तो अपन बचपन से कर रहे हैं, बोलो हाँ ना बच्चों। यस। अब मुझे बताओ, कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन तेजी से हो रहा है, क्या उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या, कि स्पीड चेंज हो रही है? सिर्फ स्पीड चेंज हो रही है ना। ये तो ऐसा हो गया ना कि तुम बॉम्बे से पुणे जा रहे हो, 200 किलोमीटर है, तो तुम फास्ट चलाओगे तो क्या वो 200 से पुणे उछल के 50 किलोमीटर पे आ जाएगा? क्या उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं ना, तुम जल्दी पहुंचोगे और क्या होगा, रास्ता तो उतना ही रहेगा, कि वैल्यू बदल जाएगी? नहीं ना। तो आंसर क्या है, जब ये कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बदल रही तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगी? नहीं, चांस ही नहीं है। तो नॉट करेक्ट। समझ में आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना, है ना। और बाकी तीनों अगर आप स्टेटमेंट देखो इतना बकवास है। कैटलिस्ट क्या इनिशिएट करता है? नहीं भाई, इनिशिएटर इनिशिएट करता है। बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, है ना, चेन रिएक्शन, पॉलीमर्स में भी पढ़ा, हर जगह पढ़ा। ठीक है, वो तो छोड़ो। एंजाइम्स कैटलाइज ओनली बायोकेमिकल, क्या सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं क्या? करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब बोलोगे सर बॉडी के बाहर, हाँ बॉडी के बाहर भी तुम ऑर्गेनिक चीजों के लिए एंजाइम यूज करते हो ना, यीस्ट, फर्मेंटेशन, ये जो भी करते हो, किसके लिए यूज करते हो, है ना। और कोएंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सही तो है। तो ना ही एंजाइम को इनिशिएटिव ले रहा है, ये सही है ना। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को ये मेनली ये करता है, कैटालाइज, ये भी सही है। और कोएंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को और अच्छे से बढ़ाते हैं। तो ये तीनों सही था, करेक्ट स्टेटमेंट था। द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट वाज बी, तो मैंने उसको बाहर कर दिया। खत्म, समझ में आ गया एकदम क्लियरली, कोई कंफ्यूजन नहीं कॉन्सेप्ट में। बढ़िया। चलो अगला सवाल। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। 5 स्टार सवाल। कैटलिस्ट क्या करता है, ये क्वेश्चन एक क्यूरियोसिटी बहुत रहती है हमेशा कि भाई ऐसा क्या कर देता है कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन फास्ट होने लग जाता है, कि आखिर ऐसा क्या करता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है ना वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्या एक्टिवेशन एनर्जी मैंने क्या बताई थी अभी देखो, तो तुमको पहाड़ चढ़ना है वो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी था। अब वो बोल रहा है मैं तुम छोटा पहाड़ चढ़ो ना, अब वो बोल रहा है तुम छोटा पहाड़ चढ़ो, तुम जल्दी जल्दी जाओगे। अब तुम 100 चुन्नू मुन्नू लेके गए हो, 100 मॉलिक्यूल, अब वो 100 में से ना 20 ही पहुंचे यहाँ तक, लेकिन छोटा पहाड़ है तो 100 में से 80 पहुंच गए, तो पहाड़ छोटा करने से तुम्हारी रेट बढ़ी ना। यस, तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो ऑल्टर कर रहा है। बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। समझा क्या? क्या करता है, डिक्रीजेस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज ईए को वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। समझ में आया? तो पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी समझो इतनी रिक्वायर्ड थी ये, अब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी रिक्वायर्ड है। दिस इज विद कैटलिस्ट, दिस इज विद कैटलिस्ट एंड दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। समझ गए क्या? एकदम अच्छे से ये ग्राफिकली समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन। क्लियर बच्चा लोग? यस और नो? अगले सवाल पे। बढ़िया। अगला सवाल क्या बोलते हैं, ये डायरेक्ट, ये तो ऑलरेडी आया हुआ है क्वेश्चन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। आप अरीनेस इक्वेशन में क्या प्लॉट करने वाले थे? आप अरीनेस इक्वेशन में आप क्या प्लॉट करते हो? आप बोलोगे सर हम लोग k यानी कि k को 1/t के हिसाब से प्लॉट करते हैं हम लोग, है ना। k को 1/t के हिसाब से प्लॉट करते हैं अरीनेस में। आप ऑलरेडी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख के दे दिया है ना। अगर आप चाहो, जस्ट फॉर फन आप चाहो तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते थे। ठीक है, करके देखना है तो करके देख सकते थे। जो मैंने एक्सपोनेंशियल लिखा था उसको आप लॉग में कन्वर्ट कर लोगे तो भी नेचुरल लॉग यही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये वाला खुद से ट्राई करना कि जो मैंने एक्सपोनेंशियल लिखा था उसको लॉग में करके देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट
के को आप 1/t से ये करते हो, क्या बोलते हैं, प्लॉट। ओके, नीट 2013 का सवाल इसी चैप्टर का, क्या बोलता है देखो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 to 35। अब एक सेंटेंस, एक फंडामेंटल आइडिया मैंने थियरी पढ़ाते वक्त भी दिया था, याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट याद करा देता हूं। फंडा आर्हीनियस में एक, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, स्टेट टेक्स्ट बुक में लाइन नहीं लिखी, मैंने लिखवाई थी। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, लाइन याद आ रही है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction usually becomes double। क्या हो जाती है बच्चों, यूजुअली, हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार एग्जैक्टली डबल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अप्लाई होता है। तो यहां पर देखो बोल रहा है 20 से 35, मतलब 10 दिन 15 डिग्री गए तो रेट डबल हो गया। तो ये तो हमको मालूम है होता ही है, तो हमको मालूम है कि ये होता ही है, हमको मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात, वो बोल रहे हैं हमको EA यानी एक्टिवेशन एनर्जी का ये बता दो, क्या वैल्यू, क्या करो, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू बता दो। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, हमको टेम्परेचर दो अलग अलग दिया है, रेट बताया कि डबल हुआ है, और EA का वैल्यू पूछा है, और R का वैल्यू दिया है। अगर मुझे पूछा है, अगर मैं ऐसा घोचू बच्चा भी हूं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं सिर्फ गिवन लिख के बता सकता हूं कि मेरे को क्या इक्वेशन यूज करना है, गिवन देख के बता सकता हूं। कैसे, तो भाई log ऑफ K2 by K1 यस इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस अपॉन T1 T2, ये फॉर्मूला था। अब आपको एग्जाम में ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है फॉर्मूला एंड ऑल लिखने का, मैं लिख रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए, ताकि आपको सॉल्यूशन समझ में आए देख के भी, बट इजी है, कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताओ, टेम्परेचर में सेल्सियस में रखो कि केल्विन में करना पड़ेगा, केल्विन में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो केल्विन में दिया, और स्टैंडर्ड वैसे भी केल्विन हमको मालूम है। अच्छा, K2 by K1 को क्या लिखूं, इफ रेट इज डबलिंग K इज ऑल्सो डबलिंग, सीधी बात है यार, ठीक है। तो क्या होगा, log ऑफ K2 इज ट्वाइस ऑफ K1। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा फटाफट। चलो, EA का वैल्यू तुमको चाहिए, R का वैल्यू निकालो, 2.303 इंटू 8.314, यही दिया ना, और टेम्परेचर कितना दिया, T2 तुमको 35 डिग्री दिया, 35 डिग्री मतलब कितना है, 273 ऐड करो, 273 ऐड किया कितना है, 308, 308, और ये कितना है 293 अपॉन 308 इंटू 293, क्लियर, ये ऐसा। तो EA की वैल्यू बता दो, चलो फटाफट। ये log 2 है, log 2 क्या होता है, 0.3010, बताइए, है ना, ठीक है। तो EA की वैल्यू, अब ध्यान से जरा देखना फंडे को, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये एक बाजू रखा, ये पूरा उधर लेके जा रहा, ये उधर लेके जा रहा, है ना। log 2 को क्या लिख रहा हूं, 0.3010, ठीक है, इंटू 308 इंटू 293, है ना, ऊपर इंटू क्या है 2.303, ये इधर है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया, है ना, 1 2 3, ओके, सॉरी, हाँ थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहा है कि EA की वैल्यू क्या होगी, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 293 इंटू 0.3010। आई नो हार्ट फेल हो रहा होगा ये कैलकुलेशन देख के, टेंशन नहीं, ठीक है, अपॉन 7, सही है, ये EA की वैल्यू है ना। तो ये हो जाएगा 7 से कैंसिल है, 7 4 28 44 बरोबर, ठीक है। अब बाकी सबको अपन एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक अप्रोक्सीमेशन तो जरूर मारते हैं ना, चलो अप्रोक्सीमेशन ट्राई कर। 2.303 को मैं 2.3 ले लेता हूँ, 8 या एक काम करते हैं ना, इसको 2 ले लेता हूँ और इसको 9 ले लेता हूँ, इसको थोड़ा कम कर दिया, उसको थोड़ा बढ़ा दिया, कॉम्पेंसेशन कर रहा हूँ, इंटू 44 इंटू 293
इंटू 0.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो है ना, 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तो 5.4 इंटू 293 इंटू 44, काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया, है ना। 44 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 220, ओके, है ना। 5.4 इंटू 44 बराबर 220 और 235, 236 के आसपास ये हो गया, और ओके 237 ये हो रहा है, और इंटू 293, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलो रफली वही हुआ, 230 इंटू 300 कर ले, इसको 7 कम कर लिया, उसको 7 बढ़ा दिया, समझे ऐसा। तो 23 3 ज़ा 69 और 1 2 0 0 0, तो 69 किलो जूल के आसपास आंसर। मतलब ऐसा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ तो अजीब ही आ रहा है। नहीं तो फिर मेरे कैलकुलेशन में कुछ तो भयंकर ही अप्रोक्सीमेशन हो गया है ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा कैलकुलेशन में। ओ ओ ओ ओ यस, कैलकुलेशन ये 308 माइनस 293, क्या मैंने क्या सोचता रहता हूँ मैं कभी कभी, 300 माइनस 293 कर दिया। देखो मैं खुद की हैंडराइटिंग समझ नहीं पाया, बताओ क्या गधा हूँ मैं। 308 है ये, 308 में से 293 निकालना था, क्या ही मतलब। ओ भाई मारो मुझे, मारो, क्या तो 15 होगा ना ये। मैं मस्त लिख के 7 लिख के काट वाट के रेडी बैठा हूँ, वाह ठीक है, हाँ ठीक है। मेरे जैसी गधा बना मत करना, सिली कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या मेरी मति मारी गई, ठीक है। हाँ अब आंसर आई थिंक काफ़ी आसानी से कैलकुलेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं 0.3 ले लूँगा, लास्ट वाले को मैं क्या ले लूँगा, 0.3 ले लूँगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना काफ़ी 15 से, ठीक है। और फिर 5 से भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह कैंसिल तो होंगी ही। तो ये 0.3, अगर ये 3 होता तो ये 5 होता, तो ये 50 हो गया। बोलोगे ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन मजा आएगा, अब अप्रोक्सीमेशन अपन कर पाएंगे, है ना। ये 2.303 को मैं इसको 2 ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ मैं 9, है ना। इसको मैंने थोड़ा बढ़ाया, इसको कम किया। अब 308 है, इसको भी मैं 310 ले लेता हूँ और इसको 290 ले लेता हूँ अपॉन 50। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन सही बैठेगा। ये 0 और 0 एक कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हुआ मेरे पास 18 इंटू 31 इंटू 29, फिर वही 30 इंटू 30 कर देता हूँ ना, एक को एक बढ़ा, एक को एक कम कर दिया, है ना। 30, अच्छा सॉरी 310 था ये, 310 है ना, सॉरी 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये भी सही है। 5 6 ज़ा 30 और 62, हाँ तो अब थोड़ा सा और मेरा आसान तो होना चाहिए। तो 18 इंटू 62 इंटू 29, ये तो मल्टीप्लिकेशन कर ही लेंगे ना, है ना। चलो कर लो फटाफट बच्चों, कितना आ रहा है, 32,360, ये जूल में आ गया। तो 32 अप्रॉक्सीमेटली 32 किलो जूल, 32 किलो जूल के सबसे नज़दीक आंसर कौन सा है, यस 34.7 किलो जूल, ये आंसर होना चाहिए आइडियली इसका। यस परफेक्ट, अपना आंसर परफेक्ट है 34.7, अप्रॉक्सीमेशन से अपन आंसर लेके आए, ठीक है। मैंने थोड़ा यहाँ पर ये गड़बड़ की, मैंने 308 में से 293 को 7 क्या सोच के लिखा, मतलब मैंने वो खुद ही हैंड राइटिंग रीड करने में गलती कर दी, आप लोग मत करना प्लीज, हाँ ठीक है। बाकी आपको फंडा तो पूरा समझ में आ गया, और कैलकुलेशन का अप्रोक्सीमेशन भी। देखो ऐसे क्वेश्चन तो ऑफकोर्स यार ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे आपके एग्जाम में, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट, दे विल चैलेंज यू विद रिस्पेक्ट टू द कैलकुलेशन, यस डेफिनेटली, ठीक है। सो अगेन द की इज टू जस्ट मेक दैट fine tuning of approximation and then do the calculation, right? Okay, that is 46. Next is 47. क्या बोलता है, let's see. In a zero order reaction for every 10 degree rise the rate double, same ना, वही तो बोला, अच्छा ठीक है। If temperature is raised from 10 degrees to 100 degree Celsius, अरे क्या मस्त सवाल, लॉजिक का सवाल है, तो केमिस्ट्री का सवाल नहीं, लॉजिक का सवाल है ना। क्या बोलता है देखो,
फ्रॉम 10 to 100 हर 10 पे डबल हो रहा है, ये है ना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ऐसा लिखा। ठीक है, पहले तुमने 10 से शुरू किया है, 10 से शुरू किया, 10 से 20 बार गए तो डबल हो गया, 20 से 30 बार गए तो उसका डबल 4 गुना हुआ, 30 से 40 गए तो उसका डबल यानी कि 8 गुना हुआ, 40 से 50 16 32 64 128 256 और 512 बरोबर है। कितने गुना होना चाहिए आइडियली, कितने गुना हो गया आपका आंसर, ये हो गया 512 टाइम्स। सिंपल, इतना आसान, कुछ नहीं, 512 टाइम आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, पक्का सिंपल एकदम। गरीबों वाला मैथ्स किया मैंने, वो नहीं लगाया आपको, इंडाइसिस विंडाइसिस नहीं लगाया, गरीबों वाला मैथ्स है ना, लिखा पूरा। 10 सेकंड ज्यादा लगेगा, आंसर पक्का आएगा, 4 मार्क आएंगे। ठीक है, गड़बड़ नहीं होगी। चलो 48 क्या होता है, फॉर एन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव की नेगेटिव, एंथैल्पी पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, एंडोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव है ना। अच्छा, वो बोल रहा है फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA, एंथैल्पी इज डेल्टा H, दोनों kg में है, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ EA। ओह नाइस क्वेश्चन, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये आपका एक केमिकल इक्वेशन है। सपोज यहाँ पर आपकी ये आपके वाई एक्सिस पे एनर्जी थी, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन था। एंडोथर्मिक है मतलब प्रोडक्ट कहाँ ऊपर होने चाहिए कि नीचे होने चाहिए, ऊपर, ऊपर। प्रोडक्ट मतलब एंडो मतलब प्रोडक्ट ऊपर है ना, यहाँ लिख देता हूँ ना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट्स, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो बोल रहा है बॉस ये लाइन तुम्हारी कितनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना, रिएक्टेंट से लेकर टॉप तक जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। सवाल उसका सिंपल है, आपका सवाल ये है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी का डेल्टा एच से क्या लेना देना है। सवाल समझ में आया, डेल्टा एच को अलग लाइन अलग कलर से मार्क करके देता हूं। डेल्टा एच ब्लू वाला है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रेड वाली है। कौन सी बड़ी लाइन है, एक्टिवेशन एनर्जी बड़ी लाइन है, खत्म। मतलब ग्राफ में तुमको ऐसा दिख जाएगा आंसर, आंसर हेलो कर रहा है, देखो आंसर हेलो कर रहा है, देखो मैं बड़ी लाइन हूं, देखो रेड वाली लाइन मिला, है ना, मिला क्या गधे बच्चों, आंसर है क्या आया सी। हाँ, अगर ये अच्छा बोलो ये होता तुम्हारा क्या प्रोडक्ट और नीचे आता तो क्या उखाड़ लेते, कुछ नहीं, फिर भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बड़ी होती और ये और छोटा हो जाता, ये नीचे आ जाता, नेगेटिव में आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए क्या, इजी है, यस ओके बढ़िया। अगला सवाल कौन सा, ये 49, ठीक है। चलो हाफ सेंचुरी से एक ही दूर है हम लोग, जल्दी। सेम फंडा होता है, एक्सो होता है, एंडो होता है, आप ग्राफ बना के सेम लिख देते हैं। चलो उसके बाद आपका आता रेट कांस्टेंट्स K1 एंड K2, टू डिफरेंट रिएक्शंस आर 10⁻16 इनटू e⁻2000/t। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। ऐसा एक सवाल स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है जिसमें प्रिंटिंग एरर था। मेरे को याद है क्योंकि वो प्रिंटिंग एरर ने बहुत मेरे को परेशान किया था। बच्चे हर बार वो लेके आते थे, हाँ क्या सर गलत आ रहा है, अरे नहीं भाई प्रिंटिंग एरर। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। रेट कांस्टेंट K1 K2 दो अलग अलग रिएक्शन के दिए बच्चों। क्या पहले वाले का दिया 10⁻16 इनटू e⁻ समथिंग है ना, -2000/t बोलोगे ठीक है। दूसरे वाले का दिया 10⁻15 इनटू e⁻ समथिंग मतलब -1000/t। ये दो अलग अलग दिए। तो टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2, बहुत बढ़िया सवाल। अब इसमें फंडा क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है ना, ऑब्जर्व, ध्यान से सुनो, हाँ फंडा लिख के दे रहा हूँ, फंडा याद रखना इस क्वेश्चन का। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन का फंडा याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। फंडा ये है, ऑब्जर्व द इक्वेशन स्लैश आप बोल सकते हो वे ऑफ राइटिंग और वे ऑफ एक्सप्रेसिंग के, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग के। बोलोगे सर इसका मतलब क्या, ये तो ऐसे अजीब सी लाइन लिखी है आपने यार, के को एक्सप्रेस करने का तरीका बोले तो। अच्छा अगर मैं तुमको बोलता कि बॉस
के को ऐसा एक्सप्रेस किया है समथिंग समथिंग बाय टी हाफ, तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाते? 0.693 बाई के लगाते, क्योंकि तुमको पता है टी हाफ और के, और यहां पर मैं बोल रहा हूं के इज इक्वल टू समथिंग इंटू ई रेस टू ये। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी रिसेंटली जिसमें के इज इक्वल टू समथिंग इंटू ई रेस टू समथिंग बाय टी ऐसा था? तो हमने आर्हीनियस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना था। हाँ, तो वो हिंट मिलता है ना अपने को ये फंडे से कि अपने को कौन सा वाला इक्वेशन यूज करना है, काम का हिंट है। सही है, समझ में आ रहा है? तो अगर आर्हीनियस इक्वेशन लिखा जाता, सपोज है ना, आर्हीनियस इक्वेशन लिखा जाता, तो आप बोलते k इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसको कंपेयर करो ना, तुम्हारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कंपेयर करो। k1 इज इक्वल टू व्हाट? 10 रेस टू 6, देखो यही है ना, 16 सॉरी 10 रेस टू 16। अब मैं ध्यान से देख के लिखूंगा, मैं बहुत गलतियां किया। हाँ, इंटू ई रेस टू माइनस 2000 बाई टी, मतलब ई ए बाय आर का वैल्यू क्या है? ये वैल्यू ई ए बाय आर का वैल्यू क्या है? 2000। ये हुई ना बात, ई ए बाय आर का वैल्यू क्या है? 2000। और यहां पर देखो ई ए बाय आर का वैल्यू क्या है? 1000। और ए का वैल्यू क्या है? 10 रेस टू 15। यहां पे 10 रेस टू 16, यहां पे 10 रेस टू 15। हाँ, अब बोलोगे हाँ सर ये समझ में आ गया। पैटर्न देखो, हमने वे ऑफ एक्सप्रेसिंग के देखा तो हमको क्लिक हुआ, समझे ना? और K2 क्या था? 10 रेस टू 15 इंटू ई रेस टू माइनस 1000 बाय टी। अब वो क्या पूछ रहा है बॉस? वो पूछ रहा है द टेम्परेचर एट विच K1 शुड बी इक्वल टू K2। क्या दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मेरे को T1 और T2 ये, अच्छा चलो मान लो इसको T1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? यही बोला ना, K1 K2। हाँ, आंसर आ गया। चलो ढूंढो, चलो सॉल्व करते हैं प्यार मोहब्बत से। क्या बोलता है? इसको देखो, इसको लॉग से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, एक्सपोनेंट से कर सकते हैं, बट पीसीबी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को एक्सपोनेंट में ज्यादा नहीं घुसने का, अपने लॉग करेंगे ताकि अपने को वो ई का ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े, है ना? अगर अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट, अपने को क्या बोल रहा है वो? K1 इक्वल टू K2 बोल रहा है ना, यही बोल रहा है वो घूम फिर के। तो मैं ऐसा बोलूँ, मेरे को ऐसा चाहिए कि 10 रेस टू 16 इंटू ई रेस टू माइनस 2000 बाई T1 इज इक्वल टू 10 रेस टू 15 इंटू ई रेस टू माइनस 1000 बाय T2। ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। उस टाइम पे T1 और T2 का क्या वैल्यूज है, ये वो बोल रहा है। फिर से चेक करो, द टेम्परेचर एट विच दिस टू विल बिकम इक्वल, ऐसा है ना? हाँ, विच मीन्स टेम्परेचर्स देयर शुड बी वन कॉमन टेम्परेचर एट विच दीज टू वैल्यूज आर सेम। टेक्निकली मेरी बात समझ में आई? फिर से समझना, है ना? तो अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। क्यों? लॉग के फॉर्म में इसको करना, कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू 16 माइनस ई ए बाय आर टी। तुम्हारा K1 K2 का वैल्यू क्या था? फिर से देखो कहाँ गया ये ना, K वॉज दिस इंटू 1 बाई टी, यही मैंने बोला था ना। तो अब तुम उसको एक एक इंडिविजुअल इक्वेशन को बस लॉग फॉर्म में एक्सप्रेस करो, आंसर आ जाएगा। देखो, log of K1 is equal to 16 माइनस ए अपॉन आर, यानी 2000 बाय टी, बट यहां पर 2.303 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ई को मैंने लॉग में कर लिया, ई की जगह पे क्या किया? लॉग। अच्छा, K2 में क्या लिख दूं बोलो? 15 माइनस 1000 अपॉन 2.303 टी। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? K1 इक्वल टू K2 मीन्स लॉग ऑफ K1 बाय लॉग ऑफ K2 क्या हो जाएगा? सेम। अरे लेफ्ट साइड सेम हो गया ना, K1 K2 सेम ना। पढ़ो क्वेश्चन को, पूछो बच्चों। K1 K2 सेम, तो लॉग ऑफ K1 और लॉग ऑफ K2 भी सेम। तो अगर ये LHS सेम हो गया तो RHS भी सेम हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या करना है? 16 माइनस 2000 बाय 2.303 टी इज इक्वल टू 15 माइनस 1000 अपॉन 2.303 टी। क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? यस। अब क्या करना है?
ये इधर लेके आओ. 16 माइनस 15 इज इक्वल टू दिस, है ना. दोनों को वही अक्षय कुमार वाला मीम करो. 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 2.303 बाई टी माइनस 1000 अपॉन 2.303 बाई टी. ये कॉमन ले लूँ क्या? 1 अपॉन 2.303 बाई टी. डिनोमिनेटर कॉमन आ गया ना. 2000 माइनस 1000 कितना हुआ? ये हो गया 1000 अपॉन 2.303 इंटू टी, और टी को यहां से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 1000 अपॉन 2.303 आया क्या आंसर? ऐसा यस, 1000 अपॉन 2.303 केल्विन आ गया आंसर. चेक, इजी मस्त कैलकुलेशन. बोलो हाँ. क्या स्मार्टनेस करना था? एक ही स्मार्टनेस करना था, लॉग से करना था. अगर एक्सपोनेंट से करने जाते तो थोड़ा घूम जाते. समझ गए क्या बच्चा लोग? वो समझ में आया? अरे बोलो चैट पे उसमें लिखो ना यार, क्या नाम उसका, चैट पे लिखो यार. ठीक है, आया कि नहीं आया? समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल है. ऐसे देखा जाए तो कैलकुलेशन. हाँ, ये के बोले तो केल्विन है. गोचू टेम्परेचर पूछा है. हाँ, तो पता चला ये सोच रहे. ये तो नहीं सोच रहे थे बैठ के कि सर के तो कैंसिल हो गया, कहाँ गया? स्मॉल के कैंसिल हुए, केल्विन है वो. हाँ गोचू बच्चों. ये देखो अगला सवाल 50 क्या बोलता है? ये हाफ सेंचुरी. चलो जल्दी. क्या बोलता है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल केमिकल रिएक्शन A to B is EA in the forward direction. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इज ऑलवेज व्हाट? इजी सवाल है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है. इजी सिंपल कॉन्सेप्चुअल है. अगर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को पढ़ो. एक एक्टिवेशन एक केमिकल रिएक्शन है A to B, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी इज EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है. अब जब उसको रिवर्स जाना है, अब उसको क्या करना है? रिवर्स जाना है. तो कैन बी लेस और मोर, इज ऑलवेज डबल, इज नेगेटिव, इज ऑलवेज लेस. क्या लगता है? ये हिंट दिया 48 में, ये बनाया था ना डायग्राम, ये हिंट है. जब तक मुझे ये क्लियरली नहीं मालूम कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कैन आई कमेंट ऑन दिस थिंग, ऑन द वैल्यू? दिमाग लगा के सोच के बोलना. क्या बोला मैंने? सवाल समझो आप बच्चों. क्या सवाल बोला? जब तक मुझे ये नहीं मालूम कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, कैन आई कमेंट ऑन हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड? क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता. सीधी बात है. अगर इमेजिन करो, चलो इमेजिन, मैं इसी में तुमको वो 50th वाले का फंडा समझाता. इसी डायग्राम, ये डायग्राम तो समझाता ना. ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थे, क्या था? एंडोथर्मिक था. अगर ये यहाँ होता, प्रोडक्ट्स यहाँ रहते नीचे, तो तुमको अब वो रिवर्स जा रहा, तो ये साइड रिएक्टेंट होगी, तो इतनी एनर्जी चाहिए, ज्यादा चाहिए. अच्छा, अब यहां है तो इतनी एनर्जी चाहिए, अब कम चाहिए. विच मीन्स कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, दिया है क्या सवाल में? अब सवाल पढ़ो. क्या तुमको ऐसा मेंशन है क्या? नहीं. तो क्या हो सकता है? मे बी लेस, मे बी मोर. यस और नो? कैसे? बिकॉज वी डोंट नो द नेचर ऑफ द रिएक्शन गिवन. लिखो फंडा. क्या फंडा? टू अंडरस्टैंड EA, to predict activation energy, we need to know, yes, we need to know whether it is endothermic or, yes, we need to know. बहुत बढ़िया. क्या? we need to know whether मतलब मौसम नहीं, weather मतलब maybe, maybe not. हाँ वो वाला. whether exothermic और, है ना, मतलब कि तुमको एंथैल्पी की वैल्यू जब तक नहीं मालूम, तो तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये की वैल्यू क्या है? मे बी लेस, मे बी मोर, वी आर नॉट कमिटिंग. ओके. 51 क्या बोलते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ आरईएनएस इक्वेशन. ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. K इज इक्वल टू A इंटू E रेज टू माइनस E स्टार बोले तो वही EA बाय RT. एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग. सेम हुआ ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन. आप ए को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा प्लॉटिंग करोगे? प्लानिंग प्लॉटिंग. ऑफ कोर्स ऑप्शन ए, यू विल प्लॉट K वर्सेस 1/T.
ये तो याद हो गया, ये तो याद हो गया, log k वर्सेस 1/t याद हो गया ना? नहीं याद हो गया तो ऐसा फॉर्मूला ये अपॉन 2.303 r इंटू 1/t। अगर अकेले के लिए तो 1/t और दो है k2 k1 अलग अलग है तो t1 t2 whatever। तो यू आर प्लॉटिंग k या अदर सॉरी log k वर्सेस 1/t where this is your slope, e upon 2.303 r is your slope, सिंपल है ना? ठीक है। 52 कितने सवाल है अपने पास? बस 57, 5 ही और सवाल है, खत्म। बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलता है? In a biochemical reaction is carried out in laboratory from outside the human body in the absence of an enzyme। बहुत फास्ट पढ़ा मैंने क्योंकि कैटलिस्ट का क्वेश्चन है मैं फास्ट पढ़ूंगा नहीं तो कैटलिस्ट का सवाल है, फास्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्टेन्ड इज 10⁻⁶ टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया कितना? 10⁻⁶ टाइम्स, मतलब 10⁻�6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो ध्यान से। हाँ, एक बायोकेमिकल रिएक्शन था, उसको आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी किया गया। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा था, ऐसा एक रिएक्शन है। अब मैं टेस्ट ट्यूब में उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने की कोशिश करूँ, सेम एंजाइम में, तो वही मैं सलाइवरी अमाइलेज ले आया या पेनक्रियाटिक अमाइलेज ले आया, जो भी मैं अमाइलेज लाके स्टार्च को कर रहा हूँ ब्रेक डाउन। बात समझ गया मैंने? एक्सटर्नली टेस्ट ट्यूब में। अब वो पूछ क्या रहा है? वो बोल रहा है कि बॉस आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10⁻⁶ टाइम्स है, then activation energy of reaction in the presence of enzyme is, है ना? कि मतलब जब एंजाइम है तो रेट दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। सवाल समझ में आएगा? पहले ये बताना, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, क्या बोला? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है, सॉरी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी बताओ जो वैल्यू है जब रेट 10⁻⁶ टाइम्स है। बात समझ में आई क्या? यस और नो? अब अगर आप बहुत ही लॉजिक से इस सवाल को सॉल्व करोगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत लाइक लिटरली अगर आप एक वर्ड क्वेश्चन में पढ़ लोगे ना, मैं आपको वो वर्ड बता दूंगा, आप बोलोगे यार सर क्या ऑब्वियस आंसर था, हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे। वर्ड बताओ, आंसर बता दोगे? वर्ड बताओ, वर्ड एक ही है। एंजाइम दिख रहा है? वर्ड सुनना इंपॉर्टेंस। पहले एब्सेंस था, बाद में प्रेजेंस बोला है। आपको किसमें चाहिए फिर से पढ़ो, ये बस इस इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करो, इस एक शब्द पे, प्रेजेंस। तुमको एंजाइम का प्रेजेंस ही। एंजाइम क्या है? एंजाइम कैटलिस्ट है, पता है ना? एंजाइम को डिफाइन कैसे करते हैं? एंजाइम क्या है बोलो? एंजाइम का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, पूरे साइंस में दो वर्ड का डेफिनेशन एक ही एग्जिस्ट करता है, इतना सबसे इजी डेफिनेशन, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। सबसे आसान डेफिनेशन पूरी दुनिया का। एंजाइम इज व्हाट? बायोकेमिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के आने से क्या बदलता है बताया था अभी 3 क्वेश्चन पहले। कैटलिस्ट के आने से खत्म। आंसर क्या आया? एक्टिवेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर ईए वाज ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी। अब तुम ये सवाल को पूछोगे तो बोले अरे सर क्या ऑब्वियस आंसर था। देखो पढ़ो, एक रिएक्शन को लेबोरेटरी में किया गया, ठीक है, पहले विदाउट एंजाइम किया तो इतना रेट आया, अब विद एंजाइम करें तो कितना आएगा? भाई कितना आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, अलग आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, इतना मालूम है। क्यों? क्योंकि पहले एंजाइम नहीं था, अभी एंजाइम है। क्लियर हो गया? वो कितना घुमा रहा है तुमको बड़ा सवाल बना के, जबकि एक शब्द से आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन पढ़ना, फंडा आइडिया सिंपल है। क्या बदला? एंजाइम प्रेजेंट, ऐसा लिख रहा हूं मैं, एंजाइम प्रेजेंट, ईए डिफरेंट। अच्छा एक्चुअली वो डिफरेंट की जगह ईए लेस लिखता तो और भी एक्यूरेट हो जाता, बट ठीक है ना, जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है हमने वो मार्क कर दिया। क्लियर हो गया? बढ़िया। अगला सवाल 53 क्या बोलता है? एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ढूंढा जा सकता है?
हमने अभी ऑलरेडी 10 क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करके दिया है। कितने सारे क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट, बताओ कौन सा? ये देखो यहाँ पे ये किया, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना? कितने सारे क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया ना। कैसे? अब क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था? हमने रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स निकाला था, K1 K2 T1 T2 पे। उससे क्या निकाला था? एक्टिवेशन एनर्जी निकलती। बरोबर बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सिंपल। क्या बोल रहा हूँ? इवेल्युएटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एट 2। अच्छा, हमने सिर्फ रेट ढूंढा था कि रेट कांस्टेंट K1 K2 ढूंढे थे? B ज्यादा सही है कि C ज्यादा सही है? पढ़ो अच्छे से। C, क्योंकि हमने K1 K2 दो अलग अलग वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ढूंढी थी ना, है ना? हमने क्या इक्वेशन यूज किया था? मैं इक्वेशन बार बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा। क्या वैल्यू था? E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 बस। अगर मेरे को T1 T2 मालूम थे और K1 K2 मालूम थे तो ये निकाल लेता था ना। यही तो, बस यही तो किया है, यही तो लिखा है, चेक करो, वर्ड्स में लिखा है ना? अगला सवाल क्या बोलता है? देखो 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 क्या बोलता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैल, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिवर्स रिएक्शन विल बी। अरे सेम ना, सेम फंडा देखो, सोचो, समझो। लेकिन इंपॉर्टेंट फंडा, इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया है। इंपॉर्टेंट क्या था? हमको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बोला है? नहीं बोला है, तो आंसर क्या होगा? आइदर। बस, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर, फटाफट आ गया। सही है। कैन बी लेस और मोर, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? है ना? उनके पास सवाल खत्म हो चुके हैं, नहीं परेशान कर पाएंगे तुमको वो चैप्टर में। बचे ही नहीं सवाल, सवाल ही नहीं बचे उनके पास, क्या ही पूछ लेंगे बताओ। केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एक्स, व्हाट डज एक्स डू? अरे नींद में से उठा के पूछेगा तो आएगा। क्या आएगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, क्या आएगा? अरे कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है? पहाड़ को छोटा करता है। पहाड़ क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी की डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी? डिक्रीज। तो डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी करके कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो है क्या डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी? वो नहीं। तो अब दूसरा इंटेलिजेंटली दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जो फिट बैठ रहा हो, जो फिट बैठ रहा हो। अच्छा, एंथैल्पी को अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट का एंथैल्पी से कोई लेना देना है? जितनी एनर्जी लगनी उतनी तो लगनी है कि नहीं? मैंने क्या एग्जांपल दिया था? तुम यहाँ से पूना गए, तुम 200 किलोमीटर ट्रैवल किए, है ना? तुम जल्दी जल्दी पहुंचे या कुछ भी हुआ तो तुम्हारा डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, एनर्जी तो उतनी खर्च होने वाली है ना। ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऑलरेडी बताया था एक इक्वेशन में ऐसा लिख के, इसके पहले क्वेश्चन में याद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था? सी डी ए और बी। मतलब कैटलिस्ट इसको तेजी से कर देगा, लेकिन क्या वैल्यू या मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या आएगा? डी। अच्छा, ऐसा एक ऑप्शन और होता, एक ऑप्शन ऐसा होता डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो ज्यादा करेक्ट माना जाता। हाँ, तो वो मार्क करते। समझा? लास्ट दो सवाल, चलो फटाफट लास्ट दो क्वेश्चन। क्या बोलता है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्टर। अब यहां पर एक्सोथर्मिक मेंशन्ड है, यहां पर एक्सोथर्मिक मेंशन्ड है कि नहीं है? तो यहां वो लॉजिक नहीं लगाएंगे ना, इधर ग्रेटर वो नहीं, समटाइम्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या मेंशन्ड है? देखो सीख गए वो लोग ने 2 बार समटाइम्स वाला पूछा और तीसरी बार ये पूछ लिया, है ना? ऐसा है। तो क्या करेंगे? डायग्राम बना के चेक करेंगे, डायग्राम बना के चेक करेंगे, है ना? ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट, ऐसा, ठीक है? ये मेरे रिएक्टेंट की लाइन, ये मेरी प्रोडक्ट की लाइन। अब वो बोल रहा है बॉस, ये देखो, ये तुम्हारा एंथैल्पी, ये क्या तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? ये डेल्टा एच है, ये तुम्हारा ई है, ये क्या है? ये तुम्हारा ई है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था शुरू में, ये तुम्हारा रिएक्टेंट था, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था। अब रिवर्स करना है, पढ़े ना, समझे क्या? एक्सोथर्मिक एनर्जी ऑफ रिएक्शन। अब उसको वो बोल रहा है
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अच्छा रिवर्स भी नहीं बोल रहा है वो, अच्छा रिवर्स भी नहीं बोल रहा है वो, सिर्फ बोल रहा है रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। हाँ, तो रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट से यहां तक आने में और प्रोडक्ट से यहां तक आने में कौन सी बड़ी है? प्रोडक्ट वाली लाइन बड़ी है कि रिएक्टेंट वाली लाइन बड़ी है? प्रोडक्ट वाली। और एक्सोथर्मिक बोला ना, हाँ ठीक है, सही तो लिखा है। तो रिएक्टेंट वाली लाइन छोटी थी, अरे रिएक्टेंट वाली लाइन छोटी थी, बोलो हाँ या ना। तो आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी, बोलो। रिएक्टेंट वाली लाइन लेस, देखो पढ़ो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस, प्रोडक्ट्स इज मोर। रिएक्टेंट वाली लाइन छोटी, अरे ये तो अंधा भी देख के बताते, रिएक्टेंट वाली लाइन छोटी, प्रोडक्ट वाली लाइन बड़ी, बोलो हाँ या ना बच्चा लोग, पक्का। चलो लास्ट सवाल, नहीं हो गया, अच्छा ये लास्ट सवाल था क्या? ये लास्ट सवाल है, खत्म, डन। तो ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स अपना डन एंड डस्टेड, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बाद, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। कल मोस्टली अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर डालेंगे और परसों अपन केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। फट 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 साथ में सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एक बार देख लो अच्छे से सारे सॉल्यूशन, और कोशिश करो कि सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, सारे क्वेश्चन खुद से बैठ के सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि मेरे कुछ सॉल्यूशंस पर डिपेंडेंट, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।